हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम क्या किए थे कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किए थे, जिसमें हम गुप्त वंश के अध्ययन के स्रोत और क्या किए थे कि उसके 3 शासकों के बारे में पढ़े थे। आज जो मेरा ये जो गुप्त साम्राज्य का पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम क्या करेंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो समुद्रगुप्त है आखिरकार ये है कौन। तो समुद्रगुप्त जिन्हें 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, और ये आपके कई बार के एग्जाम जो है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, तो वह शासक है आपको समुद्रगुप्त। तो ये जो समुद्रगुप्त है अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि 350 में शासक बना था और 375 ईस्वी तक शासन किया था। मतलब समुद्रगुप्त का जो शासन काल हुआ वो आपको 350 से लेके 375 ईस्वी हुआ। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि समुद्रगुप्त का शासन काल कब से कब तक है, तो आपको 350 से लेके 375 ईस्वी तक है। इस चीज को याद रखना है। और ये जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, इसने कई सारे उपाधि धारण किए। इनके उपाधियों का क्रम जो है आपको याद रखना है, जैसे महाराजाधिराज, अश्वमेध कर्ता, पर क्रमांक, परम भागवत तथा कविराज की उपाधि इसने क्या किया था, धारण किया था। और ये जो समुद्रगुप्त है यह भगवान विष्णु के क्या थे, उपासक थे। यानी कि इसके शासन काल में क्या हुआ था कि वैष्णव धर्म का काफी ज्यादा क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महाराजाधिराज, अश्वमेधकर्ता, पर क्रमांक, परम भागवत तथा कविराज की उपाधि किस शासक ने धारण किया था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था, तो आपको 350 से 375 ईस्वी। तो क्या हुआ था कि समुद्रगुप्त आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया था। इसलिए इतिहासकार विसेंट स्मिथ जो थे इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, तो इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है वो आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो क्या है कि आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को जो पराजित करने वाला शासक था वो आपको कौन था, समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त के इस पराक्रम का उल्लेख करते हुए इतिहासकार विसेंट स्मिथ जो है उसने समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा है, नेपोलियन कहा है। ठीक है, तो ये जो नेपोलियन है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि नेपोलियन है कौन। तो नेपोलियन जो था वो आपको फ्रांस का शासक था और इनका जन्म जो हुआ था 1769 में, और ये 1821 ईस्वी तक क्या किए थे, रहे थे। यानी कि नेपोलियन का जीवन काल जो है वह 1769 में शुरू होती है और आपको 1821 में समाप्त हो जाती है। तो नेपोलियन जो था फ्रांस का एक महान शासक था और इसने लगभग इंग्लैंड को छोड़कर पूरे यूरोप को क्या कर लिया था, जीत लिया था। तो ठीक इसी प्रकार से समुद्रगुप्त जो थे नेपोलियन की भांति ही क्या कर लिए थे कि आपको यानी कि संपूर्ण भारतीय प्रदेश को जीत लिए थे। और इसी पराक्रम से प्रभावित होकर इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। तो यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि नेपोलियन को क्या कहा जाता है, तो नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। तो यहाँ पर इस डाउट को क्लियर कीजिए कि भारत का नेपोलियन अगर पूछेगा तो वह है समुद्रगुप्त, लेकिन अगर पूछेगा यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है, तो वह आपको नेपोलियन है। और नेपोलियन था कहाँ का, तो मूल रूप से यह फ्रांस का शासक था। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ था कि समुद्रगुप्त जो था वो आपको आठविक राज्य कहने का मतलब हुआ कि इसमें 18 राज्य आते थे। ठीक है, आपको याद रखना है कि आठविक राज्य में कितने राज्य आते थे, 18 राज्य आते थे। तो आठविक राज्य उन क्षेत्रों को कहा जाता था, देखिए गाजीपुर से जो जबलपुर का वन प्रदेश, यानी कि ये जो गाजीपुर है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जबकि जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक के जो वन प्रदेश था उसको क्या कहा जाता था, आठविक राज्य कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया, किस आठविक राज्य को जीत लिया और इसे क्या किया, अपना सेवक बनाया। क्या किया, सेवक बनाया। यानी कि ये जो आठविक प्रदेश था उस आठविक प्रदेश को जीतने के बाद उसे क्या हुआ कि अपने दरबार में सेवक के रूप में क्या किया, उस राजा को रखा, यानी कि उसकी अधीनता को स्वीकार करवाया। ठीक है, आइए इसके अलावा समुद्रगुप्त जो थे कुछ राज्यों को जीतकर क्या किया कि सर्व कर ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, अर्थात उपहार व कर प्राप्त कर क्या कर दिया कि बहुत सारे ऐसे राज्य था जिसे उसने क्या कर दिया, वापस लौटा दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी याद रखना है
कि किस शासक ने या किस गुप्त शासक ने सर्व कर ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी, तो वह शासक था आपको समुद्रगुप्त। और इसका अर्थ क्या हुआ, तो उपहार हुआ, कर प्राप्त करके राज्य को क्या कर देना, वापस लौटा देना। क्योंकि समुद्रगुप्त जो था क्या था, एक पराक्रमी राजा था और इसे 100 युद्धों का क्या कहा जाता, विजेता कहा जाता। तो इसी से सोच सकते हैं कि कितने शक्तिशाली शासक रहे होंगे। फिर आइए समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि समुद्रगुप्त जो थे इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कौन कहा था, तो आपको इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने कहा था। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, तो यूरोप का समुद्रगुप्त जो है वह आपको किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन को। नेपोलियन का क्या शासक था, फ्रांस का शासक था। और इसने क्या किया था कि संपूर्ण यूरोप को लगभग जीत लिया था, केवल एक इंग्लैंड को छोड़कर। ठीक है, आइए तो समुद्रगुप्त जो है इसे सिक्का पर बिना वादन करते हुए दिखाया गया, यानी कि सिक्का पर बिना बजाते हुए दिखाया गया। इससे प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त जो था वह आपको क्या था कि संगीत का प्रेमी था। इससे पता चलता है क्योंकि हम आपको बताए थे कि गुप्त वंश के अध्ययन के जो स्रोत है वो हमें क्या है, सिक्का भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि एक ऐसे भी सिक्के मिले जिसमें समुद्रगुप्त को क्या किया गया है कि बिना वादन करते हुए दिखाया गया। तो इससे प्रतीत होता है कि ये जो समुद्रगुप्त थे वो आपको क्या थे, संगीत के प्रेमी थे। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो हरिसेन है, ठीक है, ये आपको समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आपको याद रखना है क्योंकि एक नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था वो आपको हरिसेन था। और इसी हरिसेन ने क्या किया था कि आपको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की क्या की थी, रचना की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति से एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है मूल रूप से था कहाँ। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो आपको मूल रूप से कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, मध्य भारत के मुगल शासक जो थे अकबर, उन्होंने क्या किया था कि आपको इलाहाबाद किला में इस अभिलेख को लाया था। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये तो मूल रूप से पहले कहाँ था, कौशाम्बी में था। तो कौशाम्बी में जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, तो उस अशोक स्तंभ पर जो अशोक के अभिलेख है या उसके जो लेख है उसके नीचे में क्या है कि आपको यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को क्या किया गया, उत्कीर्ण किया गया है। और यह लगभग 350 ईस्वी का अभिलेख है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो आपको कब का है, तो 350 ईस्वी का है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है कब का है, तो वो आपको 350 ईस्वी का है। ठीक है, अब आइए अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो आपको 350 ईस्वी का है। इसको उत्कीर्ण कौन कराया था, तो इसको जो उत्कीर्ण कराने वाला शासक था वो आपको यानी कि समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे उनका नाम था हरिसेन। तो इसी हरिसेन के नेतृत्व में इसका क्या हुआ था, उत्कीर्ण का कार्य हुआ था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो आपको हरिसेन था। हरिसेन ने क्या किया था, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है पहले कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में मुगल शासक जो था अकबर, उसने क्या किया था कि इसे इलाहाबाद किला में लाया था। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है यह कहाँ है, तो आपको पहले कौशाम्बी में था। और कौशाम्बी में आपको अशोक स्तंभ पर क्या था कि अशोक के लेख के नीचे उत्कीर्ण था। ठीक है, तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये आपको 350 ईस्वी का अभिलेख है। तो यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ज्यादा डीप में जाइएगा तो कभी कभी इसकी भाषा भी पूछ दी जाती है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसकी जो भाषा थी वो आपको क्या थी, संस्कृत थी। और लिपि जो थी वो आपको ब्राह्मी थी। और आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है यहाँ पर, थोड़ा सा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मौर्य शासक जो थे अशोक, इसने क्या किया था कि भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का कार्य शुरू किया था। तो अशोक के जो भी अभिलेख मिले हैं वो आपको प्राकृत भाषा में मिले हैं क्या, लेकिन क्या हुआ था कि शक राजा रुद्रदामन जो था वो भारत में सबसे पहले क्या किया था कि संस्कृत भाषा में अपना अभिलेख लिखवाया था। तो यहाँ से एक चीज को और भी याद रखना है कि सबसे पहले संस्कृत में अभिलेख लिखवाने का जो कार्य किया था शक राजा रुद्रदामन ने किया था। लेकिन समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो भी आपको संस्कृत भाषा में ही लिखा गया और इसकी जो लिपि थी वो क्या थी, ब्राह्मी थी। ठीक है, तो ये जो कौशाम्बी अभिलेख है या इसी को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, तो इसे प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज कहा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज किस अभिलेख को कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को क्या कहा जाता है, प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज कहा जाता है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है यह पहले कौशाम्बी में था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का क्या होता है, संपूर्ण उल्लेख मिलता है, यानी कि संपूर्ण जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त जिन्हें 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त के जीवन की जो भी उपलब्धि है, सारी उपलब्धियों की जानकारी जो है वो हमें क्या होती है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या है कि आपको मुगल बादशाह जो थे जहांगीर और आपको बीरबल, जिनका मूल नाम महेश दास है, ठीक है, याद रखना आपको, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस अभिलेख से क्या होती है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें मुगल बादशाह जहांगीर और आपको बीरबल के बारे में क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ से एक चीज को आपको याद रखना है कि जहांगीर का जो मूल नाम था वो सलीम था, जबकि बीरबल का मूल नाम जो था वो आपको महेश दास था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें किन किन शासकों के बारे में जानकारी मिली, तो देखिए अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती, क्योंकि अशोक के जो कौशाम्बी अभिलेख था उसी के नीचे क्या हुआ था कि जो अशोक स्तंभ था उसके नीचे इसको उत्कीर्ण कराया गया था। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में तो हमें जानकारी मिलती है, साथ साथ मुगल बादशाह जहांगीर और बीरबल के बारे में भी क्या होती है, जानकारी मिलती है। और ये जो बीरबल था वो क्या था, अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तो आइए थोड़ा सा इस टॉपिक को हम रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले हरिसेन कौन था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की क्या की थी, रचना की थी। फिर प्रश्न पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मूल रूप से कहाँ था। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो आपको मूल रूप से कौशाम्बी में था, लेकिन मध्यकालीन मुगल शासक जो थे आपको अकबर, उसने क्या किया था कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को यानी कि कौशाम्बी अभिलेख को क्या किया था, इलाहाबाद लाया था। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत है, और इसकी जो लिपि है वो क्या है, ब्राह्मी है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को जो भी प्राचीन भारतीय अभिलेख है उसका क्या कहा जाता है, सरताज कहा जाता है। और इसमें हमें क्या होती है कि समुद्रगुप्त के दिग्विजयों के बारे में, यानी कि समुद्रगुप्त जितने भी युद्ध जीते उन सारे युद्धों का वर्णन, इसके अलावा समुद्रगुप्त के जो जीवन उपलब्धि है उन सारे चीजों का वर्णन जो है हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें मुगल बादशाह जहांगीर और आपको बीरबल के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आज का जो मेरा यह टॉपिक था समुद्रगुप्त से संबंधित था। कल का जो मेरा अगला वीडियो जो आएगी वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय से आएगी, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।